जैसे अगर आपके घर में कभी भी कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम आता है ना, तो उसके साथ में एक छोटा सा तो प्रिपरेशन के अंदर आता है थिंकिंग, रीडिंग, ट्राइंग, किसी चीज के बारे में सोचना। ये स्टेप्स कौन कौन से हैं हम देखेंगे। सबसे पहले आता है आपका प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। Hello everyone, welcome back to Power Within's YouTube channel. If you are preparing for psychology exams, this video is extremely important because problem solving is one of those topics that appears everywhere. Short answers, long answers if you are going for bachelor's or master's exam. If you are going for CUET or UGC NET, you will get objective questions like MCQs and even case based questions. तो ये सारे ही टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं और आज की क्लास का हमारा यही टॉपिक है जहां हम क्या डिस्कस करेंगे, जहां हम प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, ह्यूरिस्टिक्स, बायसेस, ये सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। हम आज की क्लास में ज्यादा डिटेल से ह्यूरिस्टिक्स और बायसेस डिस्कस करेंगे, बट अलोंग विद दैट हम प्रॉब्लम सॉल्विंग के मेथड्स को भी बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। सो आप लोगों को कहीं नहीं जाना है, आप लोगों को यहीं रहना है। ठीक है, चलिए। तो बिफोर स्टार्टिंग द क्लास लेट मी आस्क यू समथिंग। यू आर लेट फॉर एन एग्जाम एंड योर फोन बैटरी इज अबाउट टू डाई, और जो यूजुअल आप रूट लेते हैं दैट इज ब्लॉक्ड। द मोमेंट योर ब्रेन सेज ओके व्हाट नाउ, अब क्या कर सकते हैं, दैट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग इन एक्शन। जब तक आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, जो तो होती हैं, सबकी लाइफ में होती हैं, एग्जाम के लिए लेट हो गए हैं, फोन की बैटरी डाई होने वाली है, रास्ता बंद है, कोई वहां से रैली निकल रही है, यू आर नॉट एबल टू गो थ्रू देयर, तो अब क्या करेंगे, अब क्या नहीं करेंगे। अगर आप सिर्फ बैठ के परेशान हो रहे हैं दैट इज नॉट प्रॉब्लम सॉल्विंग एट ऑल। But if you are thinking, okay, what now? What can I do right now? That is problem solving in action. So today we'll understand कि प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग किस किस तरह से होती है, एक वेल डिफाइंड प्रॉब्लम कैसी होती है, एक इल डिफाइंड प्रॉब्लम कैसी होती है। we'll understand about some classical models which is very important for your exam, and we are also going to see some strategies like heuristics and algorithm and things like that. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम क्या देखेंगे, हम फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल ह्यूरिस्टिक्स भी देखेंगे विद डेली लाइफ एग्जांपल्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या होती है। प्रॉब्लम इज अ सिचुएशन, or we can say problem exists when the present situation is different from the desired goal। हम चाहते कुछ और हैं, हमारा जो गोल है वो कुछ और है, बट जो अभी वाली सिचुएशन है ना वो बड़ी अलग है। वो नहीं है जो हम चाहते हैं। हम चाहते हैं एग्जाम में पहुंचना, बट इस समय हमारे सामने कंडीशन ऐसी हो रही है कि हम एग्जाम तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। प्रेजेंट स्टेट ये है कि आपको आंसर नहीं पता है, यू डोंट नो द आंसर। और गोल स्टेट क्या कहलाती है कि आपको आंसर जानना है। और इन दोनों के बीच के गैप को ही हम क्या कहते हैं, इन दोनों के बीच के गैप को ही हम प्रॉब्लम कहते हैं, प्रॉब्लम स्टेट कहते हैं। ठीक है, सो प्रॉब्लम सॉल्विंग इज ऑल अबाउट गोल डायरेक्ट थिंकिंग। दिस goal directed thinking to basically overcome obstacles। ठीक है, यही आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग कहलाती है। अब अगर हमें टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम समझनी है कि प्रॉब्लम्स किस किस तरीके की होती है, तो मेजरली हम दो तरीके की प्रॉब्लम्स को देखते हैं, एक वेल डिफाइंड और एक इल डिफाइंड प्रॉब्लम। वेल डिफाइंड प्रॉब्लम्स वो होती हैं जिनका इनिशियल स्टेट बिल्कुल क्लियर होता है, हमें पता होता है हमें शुरू कहाँ से करना है, और हमें ये भी पता होता है कि हमें जाना कहाँ पर है। बहुत सारे रूल्स और बहुत सारे ऑपरेशंस बीच में करने नहीं होते हैं। जैसे हम शुरू करेंगे वही हम लास्ट में एंड कर देंगे, उसी तरीके से सिमिलर चीज में। और दोनों के बारे में हमें क्लियरली पता होगा। वेल डिफाइंड मतलब वी विल बी हैविंग अ क्लियर कट, वेल डिफाइंड, अच्छे से डिफाइन करी हुई एक डेफिनेशन। जैसे जब आप कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं, आप मैथ्स का कोई सम करते हैं, तो उस समय आपके सामने क्वेश्चन साफ लिखा होता है, आपको उसका आंसर भी साफ पता होता है। जो मेजर टास्क होता है वो होता है क्वेश्चन से आंसर तक पहुंचने का। आप चेस खेलते हैं, अगर आपने कभी चेस खेला है तो उसका भी इनिशियल स्टेट और जो लास्ट स्टेट होता है वो बहुत स्पेसिफाइड होता है। बस बीच में एक ऐसी चाल चलते हैं, क्या करते हैं आप, जिससे कि आप सामने वाले को हरा सके। ठीक है, वो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। दैट्स व्हाई कंप्यूटर्स डिफीट ह्यूमंस इन चेस। ठीक है, क्योंकि चेस भी क्या है, चेस में भी आपको स्टेप बाय स्टेप कुछ ना कुछ
चीजें करनी होती हैं, अगर वो ठीक से आप करते हैं तो क्या होता है, तो आप जीत जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाती हैं, ये वेल डिफाइंड प्रॉब्लम्स कहलाती हैं। और इन वेल डिफाइंड प्रॉब्लम्स के लिए हमेशा अच्छा होता है या तो एल्गोरिदम, या इनके लिए अच्छा होता है ह्यूरिस्टिक। अगर आपको नहीं पता एल्गोरिदम क्या, ह्यूरिस्टिक्स क्या, तो वो भी मैं आज आपको समझाऊंगी। इसके बाद आती हैं इल डिफाइंड प्रॉब्लम्स। इल डिफाइंड प्रॉब्लम्स वो होती हैं जिनके अनक्लियर गोल्स होते हैं। ठीक है, हमें नहीं पता कि लास्ट में क्या मिलेगा या क्या मिल सकता है। ठीक है, और कोई फिक्स सॉल्यूशन पाथ भी नहीं होता, हमें ये भी नहीं पता कि सॉल्यूशन तक जाएंगे कैसे। सॉल्यूशन पाथ जो है वो भी फिक्स नहीं है, इट इज ऑल्सो नॉट फिक्स्ड कि ये चीजें कर लो तो आप सॉल्यूशन तक पहुंच जाओगे। नो, इट रिक्वायर्स क्रिएटिविटी, इट रिक्वायर्स जजमेंट। अगर आप क्रिएटिविटी नहीं लगाएंगे, अगर आप जजमेंट नहीं लगाएंगे तो आप सॉल्यूशन तक नहीं पहुंच पाएंगे। जैसे कि अगर आप कोई ऐसे लिखते हैं, तो जब आप कोई ऐसे लिखेंगे तो आपको क्या पता कि लास्ट में ये लिखना है, शुरू में ये लिखना है। ठीक है, बीच का जो भी आपको पूरा डिटेलिंग करनी है वो खुद की क्रिएटिविटी से ही करनी है ना। अगर आप पेंटिंग कर रहे हैं तो ऐसा थोड़ी ना शुरू में ब्रश का ये डिजाइन बनाओ, लास्ट में ये बनाओ और बीच में ऐसे 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 कर दो, हो गया नहीं। हेयर ऑल्सो यू नीड टू डू क्रिएटिविटी। ठीक है, आपको जीवन में सक्सेसफुल बनना है, यू हैव टू बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ, अगेन यू नीड टू यूज सम सॉर्ट ऑफ क्रिएटिविटी। इंट्रिंसिकली your ill-defined problems often contain well-defined sub-problems। ठीक है, इसमें छोटे छोटे well-defined sub-problems होती हैं, अगर हम उनको सॉर्ट करते हुए चलेंगे ना तो ill-defined problems का आपका सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो you need to understand the things, you need to use some sort of creativity, then only you can go to the goal। तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग की कुछ स्ट्रेटेजीज होती हैं, जिसमें सबसे पहले आता है ट्रायल एंड एरर। ट्रायल एंड एरर आपका इल डिफाइंड प्रॉब्लम के लिए अच्छा होता है। वेल डिफाइंड के लिए मैंने आपको बोला आप एल्गोरिदम और ह्यूरिस्टिक्स का यूज कर सकते हैं। तो ट्रायल एंड एरर आपका इल डिफाइंड प्रॉब्लम्स के लिए अच्छा है, जहां आपको पता नहीं है कि असलियत में प्रॉब्लम क्या है और रियल में इसका सोल्यूशन क्या है, यू डोंट नो एनीथिंग। तो आप क्या करते हैं, आप उस कंडीशन में, आप उस स्टेज में ट्रायल एंड एरर करते हैं, कोशिश करते हैं, नाकामयाब होते हैं, फिर कोशिश करते हैं और अपनी पुरानी कोशिशों से सीखते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम कुछ स्टेप्स। ये स्टेप्स कौन कौन से हैं हम देखेंगे। सबसे पहले आता है आपका प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। फर्स्ट स्टेप इन प्रॉब्लम सॉल्विंग इज प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, एंड these steps are inspired by Sternberg, it is not given by Sternberg, it is inspired by Sternberg। ठीक है, चलिए। सो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन क्या कि सबसे पहले ये रियलाइज करना कि जिस कंडीशन में हम हैं वो एक प्रॉब्लम है, वो एक परेशानी है। सबसे पहले जब आप ये समझेंगे कि अभी हम जहाँ हैं वो एक प्रॉब्लम है, जैसे आपका एग्जाम बड़ा पास आ चुका है, एग्जाम के फॉर्म्स आउट हो चुके हैं, तो सबसे पहले ये समझ लेना कि क्या हम एक प्रॉब्लम में है, हाँ है तो सही। ठीक है, देन है डेफिनेशन ऑफ द प्रॉब्लम, दैट इज डिफाइनिंग द प्रॉब्लम इन विच वी अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली द प्रॉब्लम इज। चलो एग्जाम आ गया है तो हम परेशानी में तो आ चुके हैं, क्योंकि अब हमारे पास वक्त और कम और कम और कम होता चला जा रहा है। फिर यहाँ हम डिफाइन करेंगे कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है। एग्जैक्टली प्रॉब्लम ये है कि शायद सिलेबस में कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना ये हमें नहीं पता, शायद हमें ये नहीं पता कि इस समय हमें क्या करना चाहिए, इस समय हमें टेस्ट देने चाहिए, किस समय हमें रिविजन करना चाहिए, शायद हमें ये नहीं पता कि इस समय हम किससे पढ़ें किससे ना पढ़ें। तो व्हाट एग्जैक्टली द प्रॉब्लम इज, दैट इज द प्रॉब्लम डेफिनेशन। और इन सारे सवालों का जवाब क्या है, इन सारे सवालों का जवाब है लक्ष्य क्रैश कोर्स। ठीक है, आपको पता है लक्ष्य का क्रैश कोर्स आने वाला है। ठीक है, पावर विदिन इज लॉन्चिंग लक्ष्य क्रैश कोर्स, जो आपका 15th ऑफ दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम यू शुड स्टार्ट टेकिंग द क्लासेस, बिकॉज एवरीथिंग इज देयर। यू हैव लाइव क्लासेस, you have recorded classes, you have basically the test series, you have the study material, everything is available there। So that is the definition of the problem। देन वी हैव स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी का मतलब है कि प्रॉब्लम समझ में आ गई है, प्रॉब्लम क्या है, परेशानी क्या है, बट अब व्हाट इज द स्ट्रेटजी, हाउ टू अप्रोच इट, हाउ टू सॉल्व इट, दैट इज द स्ट्रेटजी मेकिंग। देन यू विल ऑर्गेनाइज इन्फॉर्मेशन। आप क्या करेंगे, उस परेशानी के बारे में इन्फॉर्मेशन लेकर आएंगे, रिलेवेंट फैक्ट्स लेकर आएंगे। कितने लोग हैं जिन्होंने पावर विदिन से पढ़ाई करके क्या किया है, एग्जाम क्लियर किया है, किसकी ऑल इंडिया रैंक 1 आई है, इस बार पावर विदिन से ही आई है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप समझेंगे, पता करेंगे। देन अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज मतलब कितना टाइम है मेरे पास, या कितनी एनर्जी में लगा सकता हूँ, या मेरे कॉलेज के एग्जाम्स भी साथ में आ रहे हैं तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, कितना पैसा मैं लगा सकता हूँ, वो सारी चीजें यहाँ आएंगी कि आपके पास रिसोर्सेज कितने हैं, कैसे कर सकते हैं आप उन चीजों को सॉल्व।
देन मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग के अंदर आप देखेंगे कि क्या ये स्ट्रेटेजी जो मैं अप्लाई कर रहा हूँ क्या ये वर्क कर रहा है। मैंने पावर विदिन ज्वाइन किया है, पहले मेरा स्कोर आता था मॉक टेस्ट में 30, अब मेरा स्कोर आ रहा है मॉक टेस्ट में 70, इसका मतलब वर्क तो कर रही है, दैट इज मॉनिटरिंग। एंड देन फाइनली इवेल्युएशन, इवेल्युएशन का मतलब डिड इट वर्क और नॉट, क्या अब सिलेक्शन हो गया है, तो हाँ जी बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। तो क्या सिलेक्शन हो गया है किसी अच्छे कॉलेज में, हाँ जी हो गया है, ठीक है। तो ये है आपका क्या, ये है आपका प्रॉपर प्रोसीजर। जब आप कोई लॉन्ग आंसर लिखते हैं ना एग्जाम में, जब आप अपने मास्टर्स के सेमेस्टर एग्जाम्स में या बैचलर्स के सेमेस्टर एग्जाम्स में आंसर्स लिखते हैं, उसमें ये आपको हेल्प करेगा। देन विल सी सम मॉडल्स, दीज आर द क्लासिकल मॉडल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले है ग्राहम वॉलिस का मॉडल, 1926 में इन्होंने दिया था हमें ये मॉडल, जिसमें सबसे पहला आता है आपका प्रिपरेशन। प्रिपरेशन का मतलब होता है जहां इंसान तैयार होता है। एग्जाम में कई बार आपको प्रिपरेशन से पहले ओरिएंटेशन भी दे देते हैं और उसके बाद में प्रिपरेशन आता है। तो प्रिपरेशन के अंदर आता है थिंकिंग, रीडिंग, ट्राइंग, किसी चीज के बारे में सोचना, रीड करना, कोशिश करना, वो सब प्रिपरेशन का हिस्सा होता है। देन आता है इंक्यूबेशन। इंक्यूबेशन में जब आप बहुत कोशिश करते हैं और फिर समझ नहीं पाते हैं क्या करें क्या ना करें, तो इंक्यूबेशन के अंदर आप उस चीज को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, यू लीव द प्रॉब्लम असाइड, एक तरफ छोड़ देते हैं और फिर नहीं करते हैं कुछ भी। देन यू हैव इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन इज योर सडन आहा मोमेंट, ठीक है, इट इज योर आहा मोमेंट। एंड देन फाइनली वी हैव वेरिफिकेशन, वेयर वी चेक द सॉल्यूशन, कि जो हमने करा है उससे सॉल्यूशन मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा है। इंक्यूबेशन के अंदर आपकी मैक्सिमम क्रिएटिविटी होती है। बेसिकली जब आप कोहलर के इनसाइट लर्निंग पढ़ते हैं ना, तो ये इन्हीं 4 स्टेप्स के ऊपर बेस्ड है। साइट लर्निंग बाय कोहलर, ठीक है। और ये जो इल्यूमिनेशन है आपका, यही आपका इनसाइट कहलाता है। करते हैं, फाइनली प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। अब वॉलिस के साथ साथ, ग्राहम वॉलिस के साथ साथ एक और साइकोलॉजिस्ट है, पोलियाज मॉडल, 1957 में ही हैज गिवन अस दिस मॉडल, जिसके अंदर सबसे पहले वी अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, हम सबसे पहले परेशानी को समझते हैं। उसको समझने के बाद वी डू सम प्लानिंग, हम प्लानिंग करते हैं क्या कर लेना चाहिए क्या नहीं कर लेना चाहिए इस समय, ठीक है। फिर हम फाइनली एग्जीक्यूट करते हैं, हमने जो भी प्लानिंग करी थी उसको हम कैरी आउट करते हैं, जो हमने सोचा था वो हम फाइनली एग्जीक्यूट कर देते हैं। एंड देन रिव्यू में हम क्या करते हैं, जो हमने वेरिफिकेशन में करा था, वी लुक बैक एंड देन वी इवेल्युएट, कि जो हमने सोचा जो हमने किया क्या वो सच में काम किया है या वो काम नहीं किया है, ठीक है। नाउ हेयर दैट लक्ष्य क्रैश कोर्स विच आई वॉज टॉकिंग अबाउट अर्लियर, जिसके बारे में मैं आपको बता रही थी, ठीक है। आपका जो एग्जाम है वो आपका मंथ ऑफ मार्च में होने वाला है, और आपके एग्जाम का फॉर्म जो है आउट हो चुका है। 14th ऑफ दिसंबर से 14th ऑफ जनवरी वो एग्जाम फॉर्म फिल करने की डेट है आपकी, और 15th ऑफ दिसंबर से आपका ये कोर्स स्टार्ट हो चुका है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आपको क्या करना है, आपको एनरोल कर लेना है। एंड द प्राइस इज ऑल्सो डिसेंट, सो यू कैन जस्ट एनरोल एंड यू कैन ensure your seat in your desired university. चलिए, and these are the who, these are the toppers, these are the achievers. अब देखते हैं हम कुछ स्ट्रेटेजीज। यहाँ स्ट्रेटेजीज के अंदर हम सबसे पहले देखते हैं सब गोल्स बनाना। सी ज्यादातर जो प्रॉब्लम्स होती है ना, अगर बड़ी सी परेशानी है उसको हम छोटे छोटे हिस्सों में बांट देते हैं, तो हमारी परेशानी सॉल्व करना हमारे लिए काफी आसान हो जाता है। जैसे अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है, तो पूरा का पूरा सिलेबस इकट्ठा सॉल्व आप कर नहीं पाएंगे। इसके लिए आप क्या करते हैं, आप पूरे सिलेबस को छोटे छोटे यूनिट्स में बांटते हैं, और हर एक यूनिट के लिए भी 5-6 क्लासेस आपकी ली जाती हैं, जिसका क्या मतलब है कि उस यूनिट को भी छोटे छोटे हिस्सों में बांटा जाता है। और अब हर एक क्लास को भी हम क्या करते हैं, सेग्रीगेट करते हैं इन स्मॉलर टॉपिक्स, कि इस समय एक टॉपिक, इस समय दूसरा टॉपिक, इस समय तीसरा टॉपिक। तो इस तरीके से क्या करते हैं, हम बड़े से गोल को छोटे छोटे हिस्सों में बांटते हैं। फिर रिवीजन का एक छोटा गोल और बनाया जाता है, फिर प्रैक्टिस करने का एक अलग गोल बनाया जाता है। तो जो हमारा मेजर बिग प्रॉब्लम था उसको हमने क्या करा, उसको हमने छोटे छोटे गोल्स के अंदर बांट दिया। देन वी हैव वर्किंग बैकवर्ड। वर्किंग बैकवर्ड का मतलब होता है पीछे की तरफ जाना। अब पीछे नहीं जाना गोल से, इसका मतलब ये है कि हम स्टार्ट गोल से करते हैं और फिर धीरे धीरे हम पीछे की तरफ जाते हैं। जैसे अगर आपको मैथ्स में फाइनल आंसर पता है अगर, तो आपके लिए बीच के स्टेप्स ही तो निकालने हैं। फिर आपको दैट मीन्स आपको बीच का मतलब स्टार्टिंग का पता है, आपको लास्ट का पता है, और आपको बस ये जो बीच के स्टेप्स होने हैं बस वही तो सॉल्व करने हैं। दैट इज वर्किंग बैकवर्ड। एंड दिस इनसाइट जो लर्निंग है आपकी कोलर वाली, जस्टाल्ट अप्रोच वाली, जिसमें एक सडन
अंडरस्टैंडिंग होती है हमें अबाउट द प्रॉब्लम थ्रू रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द प्रॉब्लम दैट इज गिवन बाय कोलर हु वाज अ जेस्टाइल साइकोलॉजिस्ट, जो उन्होंने चिंपैंजीज के थ्रू करी थी. कोलर्स चिंपैंजी एक्सपेरिमेंट showed that animals could also study insight learning, they can also do insight learning, they can also do creative thinking. ठीक है, तो चिंपैंजीज के अंदर इंसाइट हो सकती है, वो क्रिएटिव हो सकते हैं, तो हम तो इंसान हैं, हम क्यों नहीं हो सकते. ठीक है. नाउ वी हैव मेंटल सेट. अब ये मेंटल सेट क्या, ये एक ऑब्स्टेकल है. दिस इज एन ऑब्स्टेकल टू प्रॉब्लम सॉल्विंग. ठीक है, किसी भी परेशानी का समाधान अगर हमें करना है तो मेंटल सेट उसमें एक रुकावट बनता है. ठीक है, अब ये हर एक परेशानी के लिए नहीं बनता है. अगर कोई ओल्ड प्रॉब्लम है, ठीक है, अगर कोई ओल्ड प्रॉब्लम है तो ये परेशानी नहीं बनता, उसके लिए ये अच्छा है, इट इज गुड. बट इफ देयर इज अ न्यू प्रॉब्लम देन इट इज नॉट गुड. ठीक है, क्योंकि यहाँ इंसान क्या कर रहा है, नए प्रॉब्लम को भी पुराने मेथड से ही सॉल्व करता जा रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे अगर प्रीवियसली आपने उस तरीके से कोई काम किया है और फिर दोबारा वही परेशानी आ गई है तब तो सही है. बट अब अगर आपके सामने कोई नई परेशानी आई है तो पुराने मेथड आपके काम नहीं कर पाएंगे, हमेशा तो नहीं कर सकते हैं. दैट मीन्स ये आपकी क्रिएटिविटी कम करता है और ये इंसान के अंदर रिजिडिटी बढ़ाता है. ठीक है, तो मेंटल सेट इज नॉट गुड. मेंटल सेट अच्छा नहीं होता. अगर कोई नई परेशानी आपको सॉल्व करनी है तो आप क्या नहीं कर सकते, तो आप पुराने मेथड नहीं अपना सकते. जैसे हो सकता है आप अपने छोटे मोटे एग्जाम्स, कॉलेज के एग्जाम्स देते हो या स्कूल के एग्जाम्स देते थे, तब आप भले एक दिन दो दिन हफ्ता भर पहले पढ़ते थे और अच्छे नंबर से पास हो जाते थे. ठीक है, बट अगर आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, आप सीयूईटी या नॉन सीयूईटी एग्जाम्स दे रहे हो, आप यूजीसी नेट का एग्जाम दे रहे हो या आप कोई और किसी कॉलेज का एंट्रेंस दे रहे हो, तो उस समय आप एक दिन पहले, दो दिन पहले, हफ्ता भर पढ़ के पास नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ सिर्फ पास नहीं होना होता है, यहाँ मेरिट लिस्ट में नंबर लाना होता है. तो अगर आपको कुछ वैसे ही एग्जाम देने हैं जो हफ्ता भर पढ़ के आप पास हो लेते हो, तब तो वो चीजें वर्क करेंगी आपके लिए. बट अगर आप कोई नए तरीके का एग्जाम दे रहे हो तो फिर ये चीजें आपके लिए वर्क नहीं करेगी. तब आपको आउट ऑफ द बॉक्स जाकर सोचना है, आउट ऑफ द बॉक्स जाकर आपको फिर पढ़ाई लिखाई करनी है. ऐसे हर जगह काम चोरी करने से काम नहीं चलता है. ठीक है, तो ये है, देखिए, ये एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, ड्वेक ने किया था ये एक्सपेरिमेंट. इट वाज डन बाय ड्वेक, इन विच पार्टिसिपेंट्स वर टोल्ड टू अटैच दिस कैंडल विद द वॉल एंड पार्टिसिपेंट्स वर लाइक कि कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, हो नहीं सकता ये तो. फिर किसी समझदार दो चार पार्टिसिपेंट्स ने दिमाग लगाया और उन्होंने इस तरीके से इसको अटैच कर दिया. दिस इज क्रिएटिविटी. बट जो लोग नहीं कर पा रहे हैं वो मेंटल सेट को फॉलो कर रहे हैं, एंड मेंटल सेट का ही एक हिस्सा होता है फंक्शनल फिक्सेडनेस. What is functional fixedness? Functional fixedness का मतलब होता है जहां पर you are not able to use tools. आप टूल्स का या आप ऑब्जेक्ट्स का जब इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं तो उसको फंक्शनल फिक्सेडनेस कहते हैं. कि मेंटल सेट में तो ओवरऑल सारी परेशानियों की बात होती है, बट फंक्शनल फिक्सेडनेस में स्पेसिफिकली टूल्स की बात होती है. जब आप किसी टूल का, किसी ऑब्जेक्ट का नए तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं तो उसको फंक्शनल फिक्सेडनेस कहा जाता है. ठीक है, एल्गोरिदम के बारे में हमने देखा. एल्गोरिदम क्या, एल्गोरिदम इज द स्टेप बाय स्टेप मेथड. हम क्या करते हैं, छोटे छोटे स्टेप्स लेते हैं और ये जो स्टेप्स होते हैं ये हमें गारंटेड सॉल्यूशन देते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट, आपको एग्जाम में अगर पूछा जाता है विच ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड इज गोइंग टू गिव यू गारंटेड सॉल्यूशन, तो इट इज नथिंग बट एल्गोरिदम. एल्गोरिदम आपको गारंटेड सॉल्यूशन देता है. और यहाँ पर प्रॉब्लम कैसी होनी चाहिए, यहाँ प्रॉब्लम आपकी वेल डिफाइंड होनी चाहिए. अगर प्रॉब्लम अच्छे से पता है तो उसके जो बीच बीच के स्टेप्स होंगे उन स्टेप्स को आप फॉलो करते करते आप गारंटीड सोल्यूशन तक पहुंच सकते हैं. ट्रायल एंड एरर आपका किसके लिए होता है, ये आपका सिर्फ इल डिफाइंड प्रॉब्लम्स के लिए होता है. और ये गारंटी वारंटी लेता है क्या, नहीं. गारंटी आज के जमाने में कोई नहीं लेता. सिर्फ एक एल्गोरिदम ही, एक भला आदमी है जो गारंटी लेता है अपने सॉल्यूशन की, बाकी कोई नहीं लेता. देन वी हैव ह्यूरिस्टिक्स. ह्यूरिस्टिक्स को कहा जाता है रूल ऑफ थंब. आपको एग्जाम में काफी बार पूछा जा चुका है. रूल ऑफ थंब किसे कहते हैं, हम ह्यूरिस्टिक्स को कहते हैं. ये क्या होते हैं, ये मेंटल शॉर्टकट्स होते हैं. ठीक है, हमें स्टेप बाय स्टेप चीजें फॉलो नहीं करनी, हम थोड़े से आलसी हैं या शायद हमारे पास समय की कमी है, तो हम क्या करते हैं, हम ह्यूरिस्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं. ये आपको सॉल्यूशन तक लेकर भी जा सकता है और हो सकता है ये आपको सॉल्यूशन तक लेकर ना भी जाए. दोनों ही चीजें हैं, पर यहाँ एफर्ट्स कम लगते हैं क्योंकि एल्गोरिदम में एक एक स्टेप फॉलो करना रहता है. तो हेयर वी रिक्वायर
लेस एफर्ट्स, ठीक है। जैसे अगर आपके घर में कभी भी कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम आता है ना, तो उसके साथ में एक छोटा सा मैनुअल आता है जिसमें लिखा रहता है कैसे यूज करना है, क्या करना है, व्हाट आर द प्रिकॉशंस, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दैट, बट डू वी स्टडी दैट? क्या हम कभी उसको बैठकर पढ़ते हैं? नो, हम उसको बैठ के नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। हम देखते हैं कि अच्छा रिमोट पे ऐसा सिंबल बना है रेड कलर का, तो ये क्या होगा, ये पावर बटन ही तो होगा, इसको ऑन कर देते हैं। एक एरो ऊपर बना है, एक एरो नीचे बना है, तो ये शायद एसी का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए होगा, ये शायद एसी का टेम्परेचर कम करने के लिए होगा। तो हम ऐसे ही खुद का दिमाग लगा लेते हैं, दैट इज नथिंग बट ह्यूरिस्टिक। बट अगर हम पूरा स्टेप बाय स्टेप पढ़ें, एक एक चीज पढ़े मैनुअल की, और फिर उसके बाद हम रिमोट को यूज करना स्टार्ट करें, तो वो क्या कहलाएगा, वो आपका एल्गोरिथम कहलाएगा, ठीक है। ह्यूरिस्टिक्स आपके दो तरह के होते हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब हमारी क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आ चुका है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम एंड अपना ध्यान इधर उधर भटकाए बिना ध्यान से सुने। ह्यूरिस्टिक्स आर मेंटल शॉर्टकट्स जो समय बचाते हैं, जो एफर्ट्स बचाते हैं, बट वो गारंटी नहीं लेते हैं, ठीक है। गारंटी मिल भी सकती है और गारंटी नहीं भी मिल सकती है। जिसमें भी जो फॉर्मल ह्यूरिस्टिक्स होते हैं ये ज्यादातर अच्छे होते हैं, और इनफॉर्मल ह्यूरिस्टिक्स आपके हेल्पफुल ज्यादा होते नहीं हैं, ये ज्यादातर बायस्ड होते हैं, नॉट हेल्पफुल, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम प्रॉब्लम स्पेस थ्योरी देखते हैं। ये जो यहाँ पे फोटो बनी हुई है, ये किसकी है, ये आपकी प्रॉब्लम स्टेट की है, ठीक है। प्रॉब्लम स्टेट थ्योरी क्या है, या प्रॉब्लम स्टेट थ्योरी क्या समझाती है आपको चीजों के बारे में, ये समझाती है कि जब भी हम किसी चीज को देखते हैं, वेन एवर वी सॉल्व अ प्रॉब्लम, हम तीन स्टेप्स की तरह से जाते हैं। सबसे पहले हम प्रॉब्लम सिचुएशन देखते हैं, जो हमारे सामने परेशानी होती है, जो हमारे सामने स्टेट होती है, उसको देखते हैं, इनिशियल स्टेट या प्रॉब्लम स्टेट को हम देखते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम सेकंड नंबर पे गोल देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे हम प्रॉब्लम स्टेट देखेंगे, और सेकंड नंबर पे आप देख सकते हैं ये प्रॉब्लम स्टेट है, और लास्ट में हमारे पास जो गोल है हम उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। मैं आपको अलग से ऐसे लिख कर दे देती हूँ। सबसे पहले प्रॉब्लम या इनिशियल स्टेट, क्योंकि इसमें आपको सीक्वेंस ही पूछा जाता है, और सेकंड नंबर पे हम गोल देखते हैं। यहाँ आप लोग क्या करते हैं, सीक्वेंस में लास्ट में गोल लगा देते हैं, बट सीक्वेंस में लास्ट में गोल नहीं आता, प्रॉब्लम स्पेस थ्योरी के अंदर सेकंड नंबर पर ही गोल आता है, क्योंकि हम गोल देखते हैं, गोल समझते हैं क्या है क्या नहीं है, उसके बाद में हम क्या करते हैं, उसके बाद में हम इंटरमीडिएट स्टेप्स लेते हैं, ठीक है। इंटरमीडिएट स्टेप्स का क्या मतलब, बीच में जो होने वाले ऑल पॉसिबल इंटरमीडिएट स्टेप्स में हम क्या क्या कर सकते हैं, बीच में क्या क्या चीजें आ रही हैं, और उन सब चीजों को किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, वो सब इसमें देखते हैं हम, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मल ह्यूरिस्टिक का टाइप है। इट इज अ फॉर्मल ह्यूरिस्टिक। फॉर्मल ह्यूरिस्टिक क्या होते हैं, जो थोड़े स्ट्रक्चर्ड होते हैं, थोड़े बहुत रूल्स उसमें होते हैं, बट बहुत रिजिड नहीं होते हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट ये जो है, ये है आपका मीन्स एंड एनालिसिस। और ये जो एग्जाम्पल के लिए फोटो बनी हुई है, इसको कहा जाता है टावर ऑफ हेनोय, ठीक है। ये क्या है, मीन्स एंड एनालिसिस का मेजर जो वो है, मेन जो हम इसकी डेफिनेशन समझते हैं, दैट इज रिड्यूसिंग द डिफरेंस बिटवीन द करंट स्टेट एंड द गोल स्टेट। अभी जो करंट स्टेट है और जो गोल स्टेट है, उसके बीच का डिफरेंस कम 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 करते जाना। और कम कैसे करते जाना, बाय मेकिंग सब गोल्स। छोटे छोटे सब गोल्स बनाते हुए हम क्या करते हैं, हम अपनी करंट स्टेट और हम अपनी गोल स्टेट के बीच में डिफरेंस जो है उसको खत्म करने की कोशिश करते हैं। यही हमारा मेन मीन्स एंड एनालिसिस का क्या होता है, आइडिया होता है, ठीक है। यहाँ हम वर्किंग बैकवर्ड भी इस्तेमाल करते हैं, और यही हम एल्गोरिदम वगैरह का यूज यहाँ हम ज्यादातर नहीं करते, क्योंकि एल्गोरिदम इज डिफरेंट, बट हाँ हम उसी की तरह यूज होने वाले ह्यूरिस्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं। नाउ वी हैव हिल क्लाइंबिंग। हिल क्लाइंबिंग में हम क्या करते हैं, लार्ज गोल्स लेते हैं, ऐसे लंबे लंबे कदम अपनाते हैं ताकि हम जल्दी से जल्दी अपने गोल तक पहुंच सके। लार्ज स्टेप्स लेना, एक दिन में तीन तीन चार चार क्लासेस देख लेना, एक दिन में जो है तीन तीन चार चार मॉक टेस्ट लगा लेना, फिर सब खिचड़ा भी हो सकता है, सब अच्छा भी हो सकता है। सेटिस्फिशिंग के अंदर हम क्या करते हैं, हम जो सबसे पहला एक गुड इनफ ऑप्शन हमें दिखाई देता है, हम उसी के साथ चल जाते हैं, हम कहते हैं चलो यही सही है, यही सही लग रहा है, इसी के संग आगे बढ़ते हैं, ज्यादा हम दिमागदारी लगाते नहीं है। मीन्स एनालिसिस एंड वर्किंग बैकवर्ड वी हैव डन ऑलरेडी। लेक्सिकोग्राफिक क्या होता है, लेक्सिकोग्राफिक का आपके पास की वर्ड है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर। जब आप फोन खरीदने जाते हैं तो आप कहते हैं मुझे फोन में और कुछ चाहिए चाहे नहीं चाहिए, मुझे इसका कैमरा अच्छा चाहिए। कैमरा अच्छा है, फिर ये कोई सा भी ब्रांड का हो, कोई से भी कलर का हो, इसकी बैटरी कैसी भी हो, आई डोंट केयर, अनटिल अनलेस द कैमरा इज गुड,
ठीक है। आप चेयर खरीदने जाते हैं तो आप क्या कहते हैं, मुझे बस चेयर कंफर्टेबल होनी चाहिए, फिर वो कोई सी भी ब्रांड की हो, कोई सी भी कलर की हो, आई डोंट केयर। आप लैपटॉप खरीदने चाहते हैं तो आप कहते हैं कि इसका डिस्प्ले अच्छा होना चाहिए या इसकी बैटरी अच्छी होनी चाहिए, फिर बाकी चीजें 19-20 होंगी तो भी मैं काम चला लूंगा। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंगल फीचर। ठीक है, एक सिंगल फीचर पर, वन एंड ओनली फीचर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, रेस्ट यू कैन एडजस्ट। एनालॉजी में हम क्या करते हैं, पास्ट सोल्यूशन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कभी अगर आपने अपने घर में कोई पर्टिकुलर मशीन ठीक करी और दोबारा कोई मशीन खराब होती है, तो जैसे आपने पहले वाली मशीन ठीक करी थी वैसे ही आप दूसरी वाली मशीन को ठीक करने की कोशिश करते हैं। एलिमिनेशन बाय एस्पेक्ट में आप ऑप्शंस को हटा देते हैं, ये तो मुझे नहीं चाहिए। मतलब अगर आप लैपटॉप खरीदने जाएंगे तो आप कहेंगे इतनी वाली बैटरी नहीं चाहिए, या इतना महंगा नहीं होना चाहिए, इतना एसएसडी इसका होना नहीं चाहिए। तो जो जो नहीं होना चाहिए वो हटा दोगे आप। ठीक है। आप घर खरीदने जाओगे या एक फ्लैट लेने जाओगे तो आप क्या कहोगे, आसपास बार नहीं होना चाहिए, आसपास जो है कूड़ा कचरा नहीं होना चाहिए ज्यादा, आसपास बहुत ज़्यादा मतलब मेन रोड के पास नहीं होना चाहिए, मतलब बहुत ट्रैफिक की और इसकी आवाज़ें आएँगी तो वो नहीं होना चाहिए। तो जो-जो नहीं होना चाहिए वो आप हटा दोगे। इसी के जैसा एक सिलेक्शन बाय एस्पेक्ट भी होता है। जैसे एलिमिनेशन में हम सब चीज़ें हटाते हुए चलते हैं ना, वैसे सिलेक्शन बाय एस्पेक्ट्स में हम चीज़ें सेलेक्ट करते हुए चलते हैं कि ये होना चाहिए। कि मैं घर लेने जा रही हूँ तो मेरे घर के आस-पास गार्डन होना चाहिए, मेरे घर के आस-पास कोई रिलीजियस प्लेस होना चाहिए, मेरे घर के आस-पास हॉस्पिटल होना चाहिए पास ही में इमरजेंसी के लिए। तो इस तरह से चीज़ें हम सेलेक्ट भी करते चलते हैं। देन रिकॉग्निशन हम एमसीक्यूज में यूज करते हैं। ठीक है, कि हम सोचते हैं वो ऑप्शन हम देखते हैं जो हमें देखा हुआ लग रहा है। अब हमें शायद आंसर नहीं पता उस क्वेश्चन का, बट हम क्या करेंगे, हम सोचेंगे कि ये देखा हुआ लग रहा है, शायद यही सही आंसर हो। ठीक है। या अगर आपसे कोई पूछता है कि यहाँ चले कि यहाँ चले घूमने, अब जो जगह आपने घूमी हुई है, जो जगह आप पहले से जानते हैं, आप कहेंगे वहां चलते हैं, उसका मुझे पता है वो अच्छा हो, बाकी की दो जगह का पता नहीं, बेकार भी निकल सकती है। प्रॉब्लम स्पेस थ्योरी हमने डिस्कस कर ली। ये आपके फॉर्मल ह्यूरिस्टिक्स थे और ये भी आपके फॉर्मल ह्यूरिस्टिक्स थे। अब जो हम देखेंगे ये आपके इनफॉर्मल ह्यूरिस्टिक्स होंगे। ठीक है। इनफॉर्मल ह्यूरिस्टिक में सबसे पहले आता है पीक एंड रूल या पीक एंड ह्यूरिस्टिक। इसके अंदर हम चीजों को एक्सट्रीम्स में जज करते हैं। ठीक है। जैसे अगर कोई चीज हमें अच्छी लगती है तो हम उसका बेस्ट और वर्स्ट पॉइंट ही याद रखते हैं। अगर आप किसी इंसान से 1 घंटे मिलते हैं तो आपको उसके साथ का बेस्ट मोमेंट और वर्स्ट मोमेंट ही याद रहता है। कोई मूवी देखते हैं तो आपको अगर वो बोरिंग मूवी की एंडिंग अच्छी रही तो आपको वो मूवी ठीक ठीक अच्छी अच्छी लगेगी। अगर एंडिंग बेकार रही तो आप कहोगे पूरी मूवी ही बेकार थी। दिस इज पीक एंड ह्यूरिस्टिक। अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक क्या होता है, एनीथिंग विच इज रेडिली अवेलेबल टू योर मेमोरी। इसका कीवर्ड क्या है, रेडिली अवेलेबल। तो जब भी कोई चीज रेडिली अवेलेबल होती है, मतलब जैसे अभी अभी रिसेंट आपने न्यूज पढ़ा कि इस पर्टिकुलर हाईवे पे 2 एक्सीडेंट हो गए हैं, तो आप क्या कहेंगे, ये वाला हाईवे तो सेफ नहीं है, इट इज वेरी अनसेफ। जबकि ऐसा जरूरी नहीं है, हो सकता है इस हाईवे पर 2 ही हुए हैं और बाकी के आसपास वाले हाईवेज पर 7 एक्सीडेंट्स हो चुके हैं। बट क्योंकि आपने रिसेंटली इसी हाईवे के बारे में पढ़ा था तो आपको यही हाईवे याद रह जाएगा। फिर आता है रिप्रेजेंटेटिव ह्यूरिस्टिक विच इज नथिंग बट कंप्लीटली प्योरली स्टीरियोटाइप्स। जहां हम सोचते हैं कि इसने क्या कर रखा है, चश्मा वश्मा लगा रखा है तो ही मस्ट बी वेरी सिंसियर, या ये लाइब्रेरियन होगा, ये पढ़ाई करता होगा, ये पढ़ाकू होगा। अब क्या करते हैं, सी व्हेन आई वाज इन माय स्कूल, तो जिस भी बच्चे के चश्मा लगता था तो हम कहते थे कि ये पढ़ने वाला बच्चा है। और अब किसी भी बच्चे के चश्मा देखते हैं तो हम क्या कहते हैं, बेटा बहुत फोन चलाते हो। तो जमाना बदल चुका है। तो दिस इज रिप्रेजेंटेटिव। अब जरूरी नहीं है हर चश्मे वाला बच्चा पढ़ता हो या हर चश्मे वाला बच्चा जो है फोन ही चलाता हो, और भी रीजंस हो सकते हैं। देन वी हैव साइमुलेशन। साइमुलेशन का मतलब क्या होता है, हमें चीजों को ड्रामेटिक करने में मजा आता है। ठीक है। ये ड्रामेटिक चीजें हमें ज्यादा अच्छे से याद रहती हैं, ज्यादा हमारे दिल के करीब रह जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू आर राइटिंग एन एग्जाम एंड यू मिस द एडमिशन बाय 1 मार्क। आप 1 नंबर से एडमिशन में रह गए, बड़ा दुख होगा। वहीं अगर आपको मैं कहूँ कि आप एडमिशन में 50 नंबर से या 40 नंबर से रह गए, या चलो 20 नंबर से रह गए, तो शायद उतना दुख नहीं होगा, बिकॉज 20 मार्क्स आर ह्यूज। बट 1 नंबर से एडमिशन रह जाना इज समथिंग जहां दिल को धक्का लगता है, बहुत बड़ा वाला। दिस इज साइमुलेशन। ठीक है। देन आता है कंटेजियन। कंटेजियन क्या होता है, जहां कंटेमिनेशन की फीलिंग आती है, जहां गंदगी की फीलिंग आती है। ठीक है। कैसे आती है गंदगी वाली फीलिंग, जैसे अगर आपको पता चलता है कि देयर इज अ बेड, ठीक है, जिसपे आपको कहते हैं कि चलो बेटा यहाँ बैठ जाओ, आपको ड्रिप चढ़ाएंगे, आपकी तबीयत खराब है और आपको कहते हैं यहाँ आपको ड्रिप चढ़ा देते हैं। ठीक
कि यहाँ बॉटल लगी है और आपको ऐसे ड्रिप चढ़ा देते हैं। और आपको पता चलता है कि इसी बेड पे कल किसी की डेथ हुई थी। ऑल्दो उसको साफ सुथरा कर दिया गया है, क्लीनिंग कर दी गई है बेडशीट की और सब चीज़ों की, फिर भी आप क्या सोचेंगे कि नहीं मुझे इस बेड पर नहीं लेटना। ऑल्दो सब कुछ हो गया है, फिर भी आपको पता चलता है कि कल इसी बेड पर किसी की डेथ हुई थी, कोई डेड बॉडी थी, कोई इंसान का एक्सीडेंट था, कुछ था, तो आपको वहाँ लेटने में थोड़ा-सा गंदा लगेगा, ठीक है? दिस इज़ कंटेजियन। अगर किसी मर्डरर ने कोई स्वेटर पहना था, कोई कपड़े पहने थे, अब वो धुलकर आया है आपके पास, फिर भी आप कहोगे नहीं मुझे ये नहीं पहनना है। धुलकर आया है फिर भी आपको उसमें से एक कंटामिनेशन की फीलिंग रहती है। स्कार्सिटी होता है कमी, जो हम सोशल साइकोलॉजी में डेडलाइन वाला देखते हैं ना, लास्ट 2 लेफ्ट, लास्ट 3 लेफ्ट, बस 2 ही बचे हैं, बस 3 ही बचे हैं स्टॉक के अंदर, या सिर्फ 2 घंटे की सेल है, सिर्फ 1 घंटे की सेल है, तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा वो हो जाता है कि हम उसके लिए बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। दैट इज़ स्कार्सिटी। देन वी हैव एंकरिंग एंड एडजस्टमेंट। एंकरिंग एंड एडजस्टमेंट का क्या मतलब होता है कि जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है हम उसी के हिसाब से चीजें देखते हैं। मतलब फर्स्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है 5,000 का फोन या 5,000 का कोई भी आइटम, और फिर उसको काट के लिखा रहता है बट आपको दे देंगे 3,000 में। तो हमारे दिमाग में वही 5,000 घूमता रहता है, ऑल्दो हमें पता है कि वो 3,000 का भी नहीं है, वो 1,000 का है। बट क्योंकि हमने 5,000 सुना तो अब हमारे दिमाग में ये 5,000 ही घूमे जा रहा है और हम सोचते हैं वाओ ये तो बड़ी बढ़िया डील है। ठीक है। बेस रेट फैलेसी इज समथिंग इन विच यू इग्नोर द स्टेट्स। स्टेट्स मतलब रियल डेटा जो होता है ना, यू इग्नोर दैट। आप रियल डेटा इग्नोर कर देते हैं और फिर आप क्या करते हैं, आप सिर्फ जो इन्फॉर्मेशन आपको ठीक लगती है आप बस उसी के आगे पीछे घूमते रहते हैं। फ्रेमिंग आपकी दो तरह की होती है, पॉजिटिव फ्रेमिंग और एक आपकी होती है नेगेटिव फ्रेमिंग। पॉजिटिव फ्रेमिंग में होता है कि हमारे हॉस्पिटल से जो है 90% सर्जरीज एकदम सक्सेसफुल हुई हैं, और नेगेटिव फ्रेमिंग होती है कि हमारे हॉस्पिटल में 10% सर्जरीज जो है वो फेल हो गई हैं। तो जब हम कहते हैं कि 10% सर्जरीज फेल हो गई हैं तो लोग कहते हैं हो हम नहीं लेंगे, यहाँ यहाँ पे हम नहीं करवाएंगे अपनी सर्जरी। बट हम कहते हैं 90% सक्सेसफुल हुई है तो हम कहते हैं यही यही कराना है, यही जाना है। ठीक है, दिस इज फ्रेमिंग। With this we are done. If there is any doubt you guys can comment below. I'll be very happy to answer your doubts. अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ क्लास को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, सारी चीज़ें कर दें, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पर भी आपको क्लास लूँ, पढ़ाऊँ, प्रैक्टिस कराऊँ, तो वो भी आप क्या कर सकते हैं, वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू।